बेंगलुरु का किया एयरपोर्ट, जो कर्नाटका का पहला 100% सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। यहाँ के 46,000 सोलर पैनल्स पूरे एयरपोर्ट को बिना बिजली के चला सकते हैं। लेकिन 31 जुलाई 2019 की सुबह 5 बजे जब सूरज की पहली किरणें सोलर पैनल्स पर पड़ रही थी, उसी समय एयरपोर्ट के बैक साइड में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचाने के लिए काफ़ी था। एयरपोर्ट का पिछला इलाका, जो आमतौर पर ट्रैफिक से बचने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी रास्ते से रोज की तरह एक किसान मुनिराज अपने काम पे जा रहे थे। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे पे गई। दूर से उन्हें लगा कि कोई रोड पे बेहोश हो गया है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, मंजर कुछ और ही था। वो एक लेडी की डेड बॉडी थी, जिसका चेहरा किसी भारी चीज से कुचला हुआ था, इतना कि पहचानना नामुमकिन था। खून के धब्बे चारों तरफ फैले हुए थे। इस सिचुएशन में कोई भी आम इंसान घबराकर वहां से भाग जाता, क्योंकि पुलिस ऐसे केसेस में सबसे पहले चश्मदीद को ही सवालों के घेरे में लेती है। लेकिन इसके बावजूद मुनिराज ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब उन्होंने लाश का इंस्पेक्शन किया तो हैरान रह गए। महिला के सिर पर किसी भारी पत्थर या लोहे के हथियार से जोरदार वार किया गया था। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर चाकू के 20 से 22 निशान थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। शव ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, पैरों में सैंडल थे और कलाई पर टाइटन की घड़ी। लेकिन ना उसके पास पर्स था, न मोबाइल, ना ही कोई आईडी जिससे उसकी पहचान हो सके। जिस वजह से पुलिस एयरपोर्ट के पैसेंजर रिकॉर्ड्स में भी उसके बारे में कुछ चेक नहीं कर पाई। पुलिस के पास कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक लाश थी। लेकिन पुलिस को उस वक्त ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यही टाइटन की घड़ी और जीन्स इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की सबसे अहम कड़ियाँ साबित होंगी। यस, यू हियर्ड दैट राइट, अ टाइटन वॉच एंड अ पेयर ऑफ जीन्स। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड फाइंड आउट हाउ these two things cracked a brutal murder reality. किया एयरपोर्ट, दोपहर 2 बजे पुलिस की एक टीम लाश के चारों तरफ खड़ी थी और उनके पास सवाल ज़्यादा थे और जवाब एक भी नहीं। शव पर एक महंगी जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट और टाइटन की एक घड़ी थी, लेकिन उस लेडी की आइडेंटिटी का कोई और क्लू नहीं था। ये बेंगलुरु पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इस केस के लिए 20 पुलिस ऑफिसर्स को 4 टीम में डिवाइड किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले लाश से जुड़े छोटे छोटे क्लूज को फॉलो करना शुरू किया। फर्स्ट क्लू था महिला की जीन्स। उस जीन्स पर एक एक्सपेंसिव ब्रांड का लेबल था, जो पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पता लगाए ये ब्रांड कौन सी कंपनी बनाती है, ये ब्रांड कहाँ कहाँ सेल होता है, और क्या इससे ये पता चल सकता है कि महिला ने ये जीन्स कहाँ से खरीदी थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। सेकंड क्लू था उसकी टाइटन ब्रांड की वॉच। ये एक स्पेशल एडिशन मॉडल था। पुलिस की दूसरी टीम को ये टास्क मिला कि वो टाइटन कंपनी से कांटेक्ट करके पता लगाए ये मॉडल कहाँ और कब बिका, इसे किस किस ने खरीदा, ताकि कस्टमर्स की एक लिस्ट तैयार की जा सके। तीसरा क्लू था एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज। एयरपोर्ट के बैक एरिया में लाश मिली, लेकिन वहाँ तक वो कैसे पहुँची, कोई उसे गाड़ी में लाया था या फिर किसी और तरीके से। तीसरी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वो इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करे और देखे कि कहीं कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पुलिस का चौथा और सबसे बड़ा चैलेंज था लेडी की आइडेंटिटी। क्योंकि उसके पास से कोई आईडी या मोबाइल नहीं मिला, इसलिए चौथी टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वो पहले बेंगलुरु और फिर कर्नाटक के पुलिस स्टेशनों में चेक करे क्या किसी ने इस हुलिये से मिलती जुलती महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने जब उसके जीन्स के ब्रांड की जाँच की तो एक दिलचस्प बात सामने आई। वो जीन्स सिर्फ 3 जगहों पर बिकती थी, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जीन्स देखने से लग रहा था कि ये हाल ही में खरीदी गई होगी। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने कंपनी से उस ब्रांड की सेल्स रिपोर्ट निकलवाई। रिपोर्ट्स में जनवरी 2019 से जुलाई 2019 के बीच इस ब्रांड की 14,000 जीन्स सेल हुई थी। अब पुलिस के पास 14,000 जीन्स का डेटा था। उन 14,000 जीन्स में से सिर्फ 800 जीन्स ही उस लेडी की साइज़ की सेल हुई थी। पुलिस ने उन शोरूम और शॉप से 800 जीन्स की सेल्स डिटेल का पूरा रिकॉर्ड मांगा। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। पुलिस ने 800 कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स कलेक्ट करके उन कस्टमर्स को मैसेज भेजा कि आपने हाल ही में इस ब्रांड की ये जीन्स खरीदी है। कुछ कस्टमर्स ने रिप्लाई किया, कुछ का जवाब नहीं आया।
और कुछ के फ़ोन बंद थे। वहीं दूसरी टीम टाइटन वॉच को लेकर जांच में जुटी थी। महिला के हाथ में जो वॉच थी वो एक एक्सक्लूसिव मॉडल था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि पिछले 1 साल में इस मॉडल की सिर्फ 1400 वॉचेस सेल हुई थी। ये वॉच देश भर के अलग अलग शहरों में मौजूद शोरूम से खरीदी गई थी। अब सवाल ये था कि इन वॉचेस को किस किस ने खरीदा। पुलिस ने 1400 कस्टमर्स की एक लिस्ट तैयार की और वही सेम प्रोसेस रिपीट किया। हर कस्टमर का डेटा निकालना, उनके फ़ोन नंबर कलेक्ट करना और फिर सभी को एक एक करके मैसेज सेंड करना। इधर पुलिस की तीसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी थी, लेकिन यहाँ भी हाथ खाली थे। कई कैमरों के विजुअल्स चेक किए गए, लेकिन दूर से एक धुंधली कार दिखी जिसका नंबर प्लेट कैमरे में क्लियर नहीं था, यानी इस क्लू का भी कोई फ़ायदा नहीं। चौथी टीम गुमशुदगी की रिपोर्ट्स निकालने में लगी थी, लेकिन जब उन्होंने कर्नाटक और आसपास के राज्यों में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स चेक की तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। कहीं भी इस महिला के लापता होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। इसी के साथ मीडिया में भी हलचल तेज हो गई। चैनलों पर हेडलाइंस चलने लगी, बेंगलुरु में एक महिला की बेरहमी से हत्या, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। अब हालात ऐसे थे कि हर डायरेक्शन में पुलिस की कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। पुलिस ने डिसाइड किया कि एक बार फिर बॉडी को चेक किया जाए। बॉडी का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और वो अभी भी मॉर्चरी में रखी हुई थी। इस बार सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम खुद मॉर्चरी में पहुंची। उन्होंने बॉडी का इंस्पेक्शन किया, कपड़े, घड़ी, जूते, हर चीज़ की जांच की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो बॉडी की पहचान में हेल्प कर सके। तभी एक ऑफिसर की नज़र गर्दन के नीचे बने टैटू पर पड़ी। टैटू में सिर्फ एक वर्ड था, एस। टैटू देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि शायद मरने वाले का नाम इसी वर्ड से शुरू होता है। पुलिस ने जीन्स और वॉच के डाटा को एस वर्ड से फिल्टर किया, जिसके बाद डेटा कम होकर 115 घड़ी और 200 जीन्स तक सिमट गया। उन्होंने जांच का अगला दायरा एयरपोर्ट की ओर बढ़ाया, जहां 31 जुलाई को ये लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने 29, 30 और 31 जुलाई की फ्लाइट डिटेल्स निकाली और ध्यान दिया कि कहीं कोई ऐसा पैसेंजर तो नहीं था जिसका नाम एस से शुरू होता हो और उसकी फ़्लाइट मिस हुई हो। लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगी। जिनके नाम एस वर्ड से थे वो सभी फ्लाइट पकड़ चुके थे। कोई मिसिंग रिपोर्ट, कोई संदिग्ध नाम, कुछ नहीं मिला। पुलिस की टीम दिन रात इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वॉचेस के शोरूम से लेकर जीन्स के स्टोर तक। जुलाई ख़त्म हो गया और केस अभी भी अधूरा था। इसी दौरान बेंगलुरु पुलिस कुछ अदर केसेस को लेकर कोलकाता पुलिस के कांटेक्ट में आई और एक कॉल पे बेंगलुरु पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर रामामूर्ति ने अपने एयरपोर्ट वाले मामले का जिक्र करते हुए कोलकाता पुलिस से कहा कि 31 जुलाई को एयरपोर्ट के पास एक शव मिला है, लेकिन ना तो उसका नाम पता चला और ना ही कातिल का कोई क्लू मिला। डिस्कशन चल ही रहा था कि सामने से कोलकाता पुलिस ने अपने भी एक केस का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास भी एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है और उसका नाम पूजा डे है। वो एक मॉडल और इवेंट आर्टिस्ट है जो 30 जुलाई से लापता है। इत्तेफाक से वो कोलकाता से बेंगलुरु गई थी। ये सुनते ही रामामूर्ति हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ फ़ोटो भेजता हूँ, देखकर बताओ क्या ये वही है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट तुम्हारे पास है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की एक टीम जो वॉच के 115 कस्टमर से कांटेक्ट कर रही थी, उनके पास दिल्ली से एक कॉल आया। कस्टमर का नाम अली था। उसका कहना था कि उसने इस एडिशन की एक वॉच अपनी गर्लफ्रेंड पूजा डे को गिफ्ट में दी थी। टीम ने रामामूर्ति को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अली को कॉल किया और उससे पूछा कि उसने ये वॉच अपनी गर्लफ्रेंड को कब दी थी। अली ने बताया कि उसने जून में ये वॉच दी थी। अब केस और उलझने लगा। एक तरफ कोलकाता पुलिस पूजा डे को मिसिंग बता रही थी और उनका कहना था कि वो शादीशुदा है। दूसरी तरफ अली उसको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। रामामूर्ति ने अली से कहा, मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजता हूँ, देखकर बताओ क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुमने वॉच गिफ्ट में दी थी। अब बेंगलुरु पुलिस ने लेडी की फ़ोटो अली और कोलकाता पुलिस को भेजी और इंतज़ार था उनके रेस्पॉन्स का। पहला कॉल कोलकाता पुलिस का आया। उन्होंने बताया कि ये वही लड़की है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उनके पास दर्ज है। रामामूर्ति ने पूछा, ये मैरिड है या अनमैरिड? उसने कहा, वो मैरिड है। उसके पति का नाम संदीप डे है। इनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन इनके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। पूजा 29 जुलाई को एक असाइनमेंट के लिए बेंगलुरु गई थी और 30 जुलाई से इनके आपस में कोई बात नहीं हुई। ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए ये पॉसिबल है कि संदीप ने ही उसका मर्डर करवाया हो। उन्होंने कांस्टेबल को संदीप पर नज़र रखने को कहा। कुछ टाइम बाद अली ने भी रामामूर्ति को फ़ोन किया
और बताया कि यही उसकी गर्लफ्रेंड पूजा है। रामामूर्ति ने पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैरिड है या अनमैरिड? उसने कहा कि वो मैरिड है, लेकिन उसके अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। इन फ़ोन कॉल्स के बाद बेंगलुरु पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई और लाश की पहचान कोलकाता की एक मॉडल पूजा डे के रूप में हुई। पहचान होने के बाद ये खबर उसके पेरेंट्स तक पहुंचाई गई। उन्हें तुरंत बेंगलुरु बुलाया गया। बेंगलुरु पहुंचते ही पुलिस उन्हें मॉर्चरी लेकर गई। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की लाश देखी, उनके आंसू नहीं रुके। कुछ देर बाद पुलिस ने पूजा के पेरेंट्स से उसकी पर्सनल डिटेल्स ली, जिसमें उसका मोबाइल नंबर भी शामिल था। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर अपनी मोबाइल एक्सपर्ट्स टीम को भेजा। पुलिस को पेरेंट्स से ये भी पता चला कि पूजा बेंगलुरु में सहारा होटल में ठहरी हुई थी। लेकिन इन सब के बाद भी दो वजह अब भी कायम थी, कातिल कौन है और हत्या की वजह क्या थी। शक की सुई अब भी दो लोगों पर टिकी थी, उसका पति संदीप या बॉयफ्रेंड अली, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी बीच मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने पूजा की कॉल डिटेल्स, मैसेजेस और लोकेशन डेटा पुलिस के साथ शेयर किया। पता चला पूजा 29 जुलाई को बेंगलुरु पहुंची थी और सीधे सारा होटल में चेक इन किया था। उसने अपने मोबाइल ऐप से 2-3 बार ओला कैब बुक की थी। सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड में था। उसकी वापसी की फ़्लाइट 31 जुलाई को सुबह 5 बजे की थी। 30 जुलाई की रात को उसने एक बार फिर ओला से होटल लौटने के लिए कैब बुक की, ये भी रिकॉर्ड में था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। 31 जुलाई की सुबह जब उसे एयरपोर्ट जाना था, उस वक्त पूजा के मोबाइल ऐप से कोई भी कैब बुक नहीं की गई, जबकि इससे पहले हर मूवमेंट, हर सफ़र ओला ऐप के थ्रू ही हुआ था। अब सवाल ये था कि एयरपोर्ट जाने के लिए पूजा ने कैब क्यों नहीं बुक की। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए पुलिस सीधे सहारा होटल पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने होटल का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और होटल मैनेजर से पूछा कि 31 की सुबह पूजा को लेने कौन आया था। मैनेजर ने बताया 30 की रात को जिस कैब से वो होटल लौटी थी, सुबह वही कैब ड्राइवर उसे एयरपोर्ट के लिए लेने आया था। मैनेजर ने कैब की डिटेल्स भी पुलिस को दे दी। इस खुलासे ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अगर वही कैब थी तो पूजा ने उसे ऐप से दोबारा बुक क्यों नहीं किया। ये सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। शायद ड्राइवर ने रात में ही कहा हो, आप कल एयरपोर्ट जा रही हो, ऐप से कैब बुक मत करना, मैं ही आपको छोड़ दूंगा और फेयर भी कम लूँगा। अक्सर हम सब भी ऐसा ही करते हैं, कुछ कम फेयर के लालच में ऐप से नहीं सीधे ड्राइवर से डील कर लेते हैं, ठीक वैसा ही जैसे पूजा ने किया होगा। अब पुलिस को उस कैब ड्राइवर का नंबर मिल चुका था। जैसे ही उसका नाम और डिटेल निकली, सामने आया 22 साल का नागेश, एक लोकल लड़का जिसकी वो कैब थी। पुलिस उसके घर पहुंची। नागेश उस वक्त बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। पुलिस उसे थाने ले गई और पूछताछ शुरू हुई। 5 घंटे के अंदर नागेश ने वो कहानी सुनाई जिसने पूरे केस की तस्वीर साफ कर दी। नागेश ने बताया कि उसने अपनी कार लोन पर खरीदी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसकी कार की ईएमआई बाउंस हो रही थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसी दौरान पूजा 2 बार उसकी कैब में बैठ चुकी थी। इन्हीं 2 मुलाकातों में उसने पूजा के कपड़े, उसका अंदाज और बातचीत से ये आइडिया लगा लिया कि वो पैसे वाली होगी। उसके पास महंगी ज्वेलरी, कैश और बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक होगा, और यहीं से उसकी नीयत बदल गई। नागेश ने ठान लिया पूजा ही उसके सारे पैसों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनेगी। 30 तारीख की रात को उसने पूजा से कहा कि आप कल एयरपोर्ट जा रही हो, कैब को ऐप से बुक मत करना, मैं ही टाइम पे आ जाऊंगा और पैसे भी कम लूँगा। पूजा को लगा अगर कुछ पैसे बच जाए तो बुरा भी क्या है, ड्राइवर से भी 2 दिन में जान पहचान हो ही चुकी है। 31 की सुबह 5 बजे नागेश होटल पहुंचा और पूजा को कैब में ले गया। रास्ते में नागेश ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वजह से रात के ट्रैफिक का बहाना बनाते हुए पूजा को एक छोटे रास्ते ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। कुछ देर बाद जब पूजा को नींद आने लगी, उसने मौके का फ़ायदा उठाकर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोका। उसने डिक्की से लोहे की रॉड निकाली और पूजा की तरफ बढ़ते हुए सारे पैसे और सामान छीनने लगा। वो घबरा गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मुकाबला किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसके चिल्लाने से नागेश डर गया और वो उसके सिर पर आयरन रॉड मारने लगा। पूजा हिम्मत करके गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। नागेश भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास पहले से ही एक चाकू था। पूजा भागते हुए रोड पर गिरी और उसी वक्त नागेश ने लगातार चाकू से वार किए।
फिर उसने वहीं पर पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उसके सिर पर मार दिया। मौके पर ही पूजा की मौत हो गई। नागेश ने उसका पर्स, आईडी प्रूफ, एटीएम कार्ड और जो कुछ भी था सब लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन उसने एक गलती कर दी, पूजा की वॉच लेना भूल गया। इसके बाद नागेश ने पूजा के ई वॉलेट से पैसे निकाले और पूजा का सामान अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया। नागेश के इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसे 23 अगस्त को हिरासत में ले लिया और 1.5 साल तक उसको इस मामले में जमानत नहीं मिली। 1.5 साल बाद 15 मार्च 2021 को पुलिस ने केस की चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सितंबर में उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होना था। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही जेल में फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। अगर हम इस केस की बात करें तो 3 तरह के लोग हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे अहम इंसान है मुनीराज, एक किसान जिन्होंने पूजा की लाश देखी और बहादुरी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। भले ही उन्हें खुद पर शक होने का डर था, उनकी ये बहादुरी हमें सिखाती है कि समाज की सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। दूसरी पूजा डे, जिसने ओला ऐप की सिक्योरिटी छोड़कर सीधा कैब ड्राइवर से डील कर ली, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। इसी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। तीसरा नागेश, जिसने पूजा के ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया। उसके इरादे और नियत ने दिखाया एक इंसान अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है। इस केस से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी सफ़र में लापरवाही ना करें। हमेशा कैब ऐप के थ्रू ही बुक करें और ट्रैवलिंग के दौरान अपनी लोकेशन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। याद रखिए, ट्रस्ट से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी ज़रूरी है।